तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार में टीआरई 4 के एग्जाम्स होने वाले हैं और बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो हम आज से अपने जीके जीएस की प्रिपरेशंस की क्लासेस एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने जीएस जो 40 मार्क्स के होंगे, आपके 40 मार्क्स का जो जीएस होगा वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आपके जिसमें आपके एसएसटी के पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ करेंट्स की चीजें, कुछ बिहार पैसिफिक आपसे पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस की नीड आपको इस क्लासेस को देखने से, रेगुलर बेसिस पर फॉलो करके और एनसीईआरटी पढ़ने से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वहीं हम आपको कुछ ऐसे भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इस चैनल से, जिसमें आप एनसीईआरटी फिल्टर देखोगे, जिसमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स को भी कराया जाएगा। तो अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जर्नी में बने रहिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर या जगन्नाथ मिश्रा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है बिहार केसरी के नाम से। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि बिहार मुख्यमंत्री की जगह पे लिखा है, अगर लिखा रहा है क्वेश्चन में कि बिहार का मुख्यमंत्री, चलिए आप बताइए। बताया आपने कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो आप आंसर करोगे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का राजकीय फिल्म, अच्छा चलिए मैं एक पैसिफिक बिहार ओरिएंटेड वीडियो लाऊंगी जिसमें आप बिहार की बेसिक चीजों को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आप मुझे बताइए कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब हुआ था और चंपारण सत्याग्रह कब होता है। तो ये है 1917 में। क्लियर। चंपारण में गांधी जी को निमंत्रण कौन देता है, आप बताइए कमेंट करके। और किस अधिवेशन में पहली बार बिहार से कोई जाता है जो गांधी जी को चंपारण के सारे किस्सों के बारे में बताता है कि यहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था है, नील की खेती के लिए किस तरह से टॉर्चर किया जाता है किसानों को, क्या चीजें हैं, और उसके खिलाफ ये आते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और ये महात्मा गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन। तो आंसर क्या है, बी, महात्मा गांधी जी। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। आप बताइए कि बिहार में जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी होगी। अगर आप बिहार का मैप ऐसे एक बार समझने के पर्पज से बनाते हो तो आप इस तरह से बिहार को डिवाइड कर लीजिए। अगर हम बिहार को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि ये एरिया अगर मतलब ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नेपाल है, जो कि बिहार सिर्फ एक ही है जो इंटरनेशनल मतलब अलग देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है यहाँ पे नेपाल के साथ, वो है इस एरिया में। अगर आप बात करते हो तो इस एरिया में मतलब यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वही ये एरिया जो है वो यूपी का है और यहाँ पे झारखंड है। क्लियर। अगर आप मैप भी देखते हो तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से निकलती है। अब देखिए, अगर मैं एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी अगर यहाँ से निकल रही है तो ये बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे गंगा की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें कोशी है, कोशी ऊपर से आकर मिलती है और बिहार की शोक कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की शोक नदी कौन है तो वो है कोशी नदी। वही घाघरा, गंडक, अगर आप बात करते हो घाघरा और गंडक की, तो गंगा नदी की सहायक है सोन नदी। सोन कहाँ से निकल कर आती है, सोन नर्मदा और सोन अमरकंटक के पठार से निकल के आती हैं। ये आप समझ लीजिए। एक सेकंड, हम समझने के लिए यहाँ पर एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पठार बनाते हैं तो एक नदी निकली जो गंगा में जाकर मिल गई, वो है सोन, और एक यहीं से निकली अमरकंटक के पठार से, वो है नर्मदा। और नर्मदा जाकर के कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर के यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण कर रही है, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं इसी यहाँ से ही एक नदी निकलती है सोन नदी, जो जाकर के गंगा में मिलती है, जो कि गंगा की सहायक नदी बनी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य मंदिर बिहार के किस स्थान पर है। सूर्य मंदिर कहाँ होगा, बिहार के किस स्थान पर सूर्य मंदिर होगा। तो क्या आपको पता है कि बिहार में सूर्य मंदिर भी है। हाँ बिल्कुल, सूर्य मंदिर
देव यानी कि औरंगाबाद में है, और ये क्वेश्चंस भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे स्थायी, यानी कि यहाँ पे जब अस्थायी लगा हो तो आप टिक करो राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या वो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है या कैमूर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। क्लियर, आप याद रखिए कि हॉर्न ऑफ बिहार किसे कहते हैं? वो है सोमेश्वर श्रेणी, और वो भी पश्चिम चंपारण में है। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? तो वो है पश्चिम चंपारण। अगर बात करें कि बिहार में सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, वो हो जाएगा गया। क्लियर, इतनी बातें आपको बिहार से बेसिकली याद रखनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? 370 ये किससे संबंधित हो सकता है? तो 370 किससे है? 370 क्या मौलिक अधिकार है? नहीं। मौलिक अधिकार के आर्टिकल क्या है अगर आपको पता होगा तो? मौलिक अधिकार के आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। क्लियर, तो ये तो हो नहीं सकते, इसलिए आप एलिमिनेशन जो मेथड है उसे भी अप्लाई करिए एग्जाम में जब कुछ भी, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, आता आंसर हम गलत करके चले आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एलिमिनेट करिए। ये तो हो नहीं सकता। आपातकाल कैसे हो सकता है? आपातकाल का भी अलग है। राज्यपाल भी नहीं होंगे। तो 370 किससे? ये जम्मू कश्मीर से, और ये चीजें थी, अब ये चीजें नहीं है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य ना होकर के यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। क्लियर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब बताओ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये तो कोई नहीं भूलेगा, वो है धर्मपाल। और ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के प्री में पूछे गए हैं, और बीपीएससी ने जो भी एग्जाम्स लिए हैं वो आपके पीसीएस के हों और भी जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है, और जो उसके जीएस के पोर्शन है, टीआरई के भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको इसे मोस्ट ऑफ द टाइम देखना है। और जो इसके ऑप्शंस हैं, बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस में इन ऑप्शंस से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप अगर एक सीक्वेंस वाइज चीजों को फॉलो करते हो, डेली बेसिस पर इन क्लासेस को देखते हो, तो आपको 110% फायदा होगा। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अगर आप ऊपर के जो वीडियोस हैं, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसमें कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो सकता है? वो है पश्चिम चंपारण। और सबसे छोटा जिला है शिवहर। शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्लियर, अगर वही बात करें कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा, तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा बिहार में अगर देखा जाए तो वो है गया। गया सबसे बड़ा भी है और गया सबसे ठंडा स्थान भी है। इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये आपके एग्जाम के ओरिएंटेड अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कि किस जिले में सबसे अधिक लीची की खेती की जाती है, तो वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप करोगे टिक पाटलिपुत्रा या पटना। ये सारे के सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप इसको रट जाइए। वो कहती हूँ ना मैं कि रट जाइए, क्योंकि आप अगर इन्हें भूलते हो तो फिर एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब ये किसी का गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे आरबीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे तो आप बता ही लोगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पे भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्या 1940 क्या 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है? चलिए आगे देखते हैं, हो सकता है। 1947 में नहीं, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है 1935। आरबीआई की जो स्थापना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। कब की गई है? 1935 में। इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके मतलब माइंडसेट भी वैसा बना रहेगा कि आपने 8 पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, 8 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे, 8 मैथ के देखे, 8 साइंस के देखे। क्लियर है? पंचायती राज्य प्रणाली भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? अब बताइए, पंचायती राज प्रणाली भारत में किस वर्ष लागू की गई है? क्या 1952,
1959, 1962 या 1975? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिहार में कितने प्रमंडल है? आप मुझे बताओ कि आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने अनुमंडल हैं, बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है, बिहार कौन से स्टेट्स के साथ कितने बाउंड्री शेयर करता है, बिहार का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल कितने लेंथ है, कितना ब्रेथ है। ये बेसिक चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में टोटल 9 अनुमंडल है। बिहार में कितने जिले हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? अब बताइए, क्या ये राजगीर में है, गया में है, बोध गया में है या फिर पटना में है? ये तो किसी का गलत नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है महाबोधि, यानी कि बोध तो इसमें पहले ही लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बोध गया। कोशी नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम कोशी नदी को? कोशी नदी नेपाल से निकल करके बिहार में प्रवेश करने वाली एक नदी है, और इसे शोक नदी इसलिए कहते हैं, जब ये गंगा नदी में आकर के यहाँ पे मिलती है, नेपाल से निकलने वाली ये नदी है, तो ये क्या करती है कि अपने मार्ग को बदलते रहती है, जिस कारण से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे जनजीवन मतलब बसाव हो जाता है, वहां पे जीव बैठ जाते हैं, मतलब वहां पे लोग रहने लगते हैं। अब एकाएक यहाँ से पानी आएगा तो ये सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो कोशी नदी जो है ना, वो बिहार की शोक है। ये इतना प्रलय लाती है बिहार में कि बिहार के लगभग आधा से अधिक जिलों में ये तबाही लाती है। तो बिहार की शोक कौन सी हो जाएगी? कोशी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की शोक कौन है, तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी है दामोदर नदी। वही बिहार की जीवन रेखा तो नहीं कही जा सकती है। बिहार की जीवन रेखा आप एक वक्त के लिए गंगा को कह सकते हो, गंगा नदी को। पूर्व की नदी नहीं, दक्षिण की नदी नहीं। इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब ये किसी से कैसे गलत हो सकता है? क्या शेर है, बाघ है, हाथी है, घोड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गंगा मैदान कहाँ स्थित है? गंगा मैदान कहाँ हो? गांधी मैदान कहाँ होगा? गया, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा? नहीं, ये है पटना में। पटना में है गांधी मैदान। आपने देखा होगा, स्पेस भी काफी अच्छा वहां पे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ हमारा संविधान? तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, हम आजाद हुए थे। 26 जनवरी 1950 में हम गणतंत्र हुए थे और हमारा संविधान लागू हुआ था। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 अक्टूबर 1948 में क्या हुआ था? और यहाँ पे क्या है? 26 नवंबर 1949? नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? चलिए, ये क्वेश्चन बताइए, ट्रिकी क्वेश्चन आया कि बिहार में राजगीर महोत्सव किस महीने मनाते हैं, हम किस समय मनाते हैं? क्या जनवरी में, फरवरी में, अक्टूबर में या फिर दिसंबर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बिहार में राजगीर महोत्सव जो है वो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति परियोजना जो है वो किससे संबंधित होगी? शिक्षा से, बिजली से या फिर स्वास्थ्य से या सड़क से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये जो योजना है वो बिजली से संबंधित है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? आप बताओ, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या होगा? पीपल, बरगद, नीम या आम? तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा, पीपल। बिहार का राजकीय फूल हो जाता है मैरीगोल्ड। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय एनिमल क्या है, तो वो हो जाएगा बुल, यानी कि बैल। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आप बताओ, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे? और इसी के साथ अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होता? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? हमें पता है कि विधानसभा और लोकसभा, इनके मेंबर्स का सिलेक्शन सीधे प्रत्यक्ष तौर पर लोग करते हैं, जनता करती है। यानी कि अपने वोट के बाद जब आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनाते हो, जिसके बाद आप अपने सदस्यों का चयन करते हो, अपने प्रत्याशी का चयन करते हो, और वही लोकसभा के इलेक्शन के बाद वो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। और आप आप जब विधानसभा के सदस्यों को वोट देते हो, तो विधानसभा के इलेक्शन के समय आपके स्टेट के वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और ये सदन जो है वो हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है। अब भंग होने से यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा कि 5 साल के बाद फिर से नए इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो तो स्वतः भंग हो गई ना। पर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 सालों के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं।
क्लियर है? ये अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सीधे जनता से चुनकर आते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो सीधे चुनकर नहीं आते, बल्कि जिन्हें जनता चुनकर भेजती है वो उन्हें चुनकर भेजते हैं और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? अब बताइए यहाँ पे बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो बिहार का राजकीय पक्षी हमारा है गौरैया, यानी कि स्पैरो। स्पैरो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? स्पैरो है। क्लियर? गोल घर का निर्माण किसने कराया था? चलिए इसका आंसर बताइए कि गोल घर का निर्माण किसने कराया था और किस चीज के लिए कराया गया था? आपने कभी सोचा है कि गोल घर का जो निर्माण है, जिन्हें आप पटना में देख रहे हो, इसका निर्माण अनाज रखने के लिए कराया गया था? एक समय बताइए कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अनाज रखने के लिए इसका निर्माण कराया था, और उसके बाद अगर आप अनाज रख देते हो तो उसका गेट अंदर से खुलता। अगर गेट अंदर से खुलता तो फिर अनाज बाहर कैसे निकलता? इसलिए उसमें अनाज नहीं रखा गया था। तो गोल घर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आया? अगले क्वेश्चन की बात करें कि काकोरी कांड कब हुआ था? अभी काकोरी कांड क्या है? तो काकोरी कांड कब होता है? काकोरी कांड होता है 1925 में। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप बताइए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने क्या लिखा था? आप बताओ कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है या फिर वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान है? बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। भारत में सिमरिया घाट किस नदी के किनारे है? बताइए सिमरिया घाट किस नदी के किनारे होगा? तो ये है गंगा नदी के किनारे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कोई कैसे भूलेगा, ये तो 1915 में है, सॉरी 2015 में है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ होगा? गया, दरभंगा, भागलपुर नहीं, बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। इसका राइट आंसर क्या है? पटना, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार से आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। बिहार को आप अगर आप टीआरई दे रहे हो तो आप बिहार से भी चीजें याद रखिए। आप कुछ चीजें जैसे याद रखो कि बिहार, अगर मैं बात करती हूँ इसके हाइट मतलब लंबाई और चौड़ाई की, तो अब बिहार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 345 किलोमीटर। अगर आप बिहार के बारे में एक सेकंड, अगर हम ऐसे समझते हैं और तो अगर आप देखते हो तो बिहार की लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण अगर आप देखोगे तो कितना है? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। और वही अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार पूरब से पश्चिम कितना है, तो कितना है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 443। 400 कितनी है? यहाँ पे देखो 443 किलोमीटर, यानी कि 483। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, तो पूर्व ये हो जाएगा, पूर्वोत्तर है किशनगंज। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो किशनगंज। पश्चिमोत्तर जिला कौन सा है, तो कैमूर, यहाँ पे कैमूर हो जाएगा। उत्तरोत्तम जिला कौन सा है, तो वो बताओ पश्चिम चंपारण, ये रहा पश्चिम चंपारण। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा गया। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला बिहार का ऐसा है जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार का जो जिला है पश्चिम चंपारण वो उत्तर प्रदेश तथा नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। वही जो रोहतास है वो उत्तर प्रदेश तथा झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। वही जो कटिहार है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो कटिहार है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर आप किशनगंज की बात करोगे तो किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप नेपाल को देखते हो, यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल के साथ 7 मतलब नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वहीं उत्तर प्रदेश यहाँ है इस रेंज में। एक सेकंड, इसमें आपको क्लीन कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? अगर आप बिहार का एक समझने के लिए ऐसा मैप बनाते हो तो उत्तर प्रदेश इस एरिया में होगा। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। क्लियर? वहीं अगर आप बात करते हो यहाँ से पश्चिम बंगाल, मतलब कि इधर इस एरिया में पश्चिम बंगाल पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से कितने? 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड कहाँ पड़ेगा? झारखंड यहाँ इस एरिया में होगा। झारखंड के साथ भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। इतना आपको कैसे भी याद रखना है। बिहार का सबसे गर्म जिला
हाँ, आपसे ये भी पूछ लेता है कि बिहार की राजधानी पटना, ये रहा पटना। पटना के साथ कितने जिले सीमा साझा करेंगे, तो वो है 9। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। बिहार के सबसे बड़े जिले अगर आपसे सीक्वेंस वाइज पूछे तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। सबसे छोटे जिले सीक्वेंस वाइज पूछे तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय। क्लियर? वही उस तरह से अगर आपसे भारत के सबसे बड़े राज्य पूछे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटे राज्यों को पूछे तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड आप लगा लीजिए। तो ये सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है बिहार से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड। ऐसी ही कुछ चीजें हम डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे ताकि TRE 4 आने तक, उसके नोटिफिकेशन तक और एग्जाम तक हम एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ले, जिसके बाद इस बार आपका सिलेक्शन 110% हो जाए। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।